बेटा तुम्हारी माँ के बारे में सोच रहा था। विरोधियों ने हमें शिकस्त देने के लिए तुम्हारी माँ को हथियार बनाने का फैसला कर लिया है। गलत है बेटा। मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिलियत की जरूरत है। हर तरफ यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बलदेव सिंह ने साजिश करके ये सरकार इसलिए गिराई है क्योंकि वो चाहते हैं कि शारदा देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिन्हें पहले ही बलदेव सिंह ने तोड़ रखा हो, या फिर वो जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ हैं, वो भला मुख्यमंत्री जी का समर्थन क्या करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब बलदेव सिंह ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि शंकर प्रसाद भी खरीद फरोख्त की नीति अपना चुके हैं। जिन विधायकों ने अपना समर्थन उनसे वापस ले लिया था, उन्हें भी मनाने की प्रक्रिया जारी है, उन्हें भी खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसका फोन है मालिक। राजवीर के पापा का फोन है। तुम चलो, मैं अभी आई। जी माँ जी। हेलो। क्या बात है? आवाज में इतनी मायूसी क्यों है? मैंने तो सोचा था बड़े जोश और फरोश और गुरूर के साथ तुम्हारी आवाज सुनाई दी। अगर आप मुख्यमंत्री बनने वाले होते तो शायद आपकी भी आवाज ऐसी ही होती। ओह, समझ गया। वो पुरानी कहावत है ना कि फलों से लदे हुए पेड़ अक्सर झुके हुए नजर आते हैं। शायद मुख्यमंत्री बनने का यह असर हुआ है तुम्हारे पर। मैं अभी तक मुख्यमंत्री बनी नहीं हूँ। मैंने सुना है तुम बनने वाली तो हो, और तुमने खुद को इतना काबिल भी समझ लिया है। अब अपने बारे में भी तुम अंदाजा नहीं लगा पा रही हो। शायद ऐसा ही होता है, जब पंछी के नए नए पर उड़ते हैं ना, तो उसे आसमान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता, लेकिन उसे उड़ने का जुनून होता है, और इसी जुनून में वो अपने पर जला बैठता है। शायद तुम भी यही गलती कर रही हो शारदा। मैं आपकी बात समझी नहीं। तुम मेरी बात समझो या ना समझो, लेकिन अपनी बात समझने की जरूर कोशिश करो। तुम्हारी चार बातें सामने क्या आ गई कि पार्टी ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया, और तुम खुद को इतना काबिल समझ बैठी। मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए लंबे राजनीतिक अनुभव की जरूरत है, जो तुम में नहीं है। घर संभालने का अनुभव है तुम्हें, रसोई संभालने का भी अनुभव है तुम्हें, और तुम प्रदेश संभालने का ख्वाब देखने लगी हो। बहुत मुश्किल है शारदा, बहुत मुश्किल है। जितनी जल्दी जनता की नजरों में चढ़ी हो ना, उतनी ही तेजी से जनता की नजर से गिर जाओगी अगर तुमने गलती की तो। आप भी यही चाहते हैं ना कि मुझे मुख्यमंत्री का पद नहीं लेना चाहिए? अगर तुम उस काबिल होती तो फिर मेरे कहने की जरूरत ही क्या होती? दुनिया नहीं जानती, लेकिन मैं तो समझता हूं कि तुम्हें विधायक के पद तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम राजनीति में खड़ी भी रह सको, और आचार्य जी के बहकावे में आकर तुम मुख्यमंत्री बनने वाली हो। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और तुम्हारे मुख्यमंत्री बनने का फायदा कोई और उठाएगा, और तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मजाक मेरा उड़ाया जाएगा ना? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे नाम के साथ अब भी मेरा नाम जुड़ा हुआ है। राजनीति में नाकाम तुम होगी और मजाक मेरा उड़ाया जाएगा। बदनामी मेरी होगी शारदा। सब तो यही कहेंगे ना कि उस परिवार में राजनीति करने की कुवत सिर्फ बलदेव सिंह की। हमारी इस गलती से राजवीर का भविष्य भी तबाह हो जाएगा। अपना सम्मान बचा के रखो, और भूल कर भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब मत देखना। बस इतना ही कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था।
चलो रागिनी, घर चलते हैं। माँ जी कहाँ होंगी इस वक्त? जरा फोन लगाइए ना। माँ जी से बात करके क्या करोगे तुम? ओह, तो आप बताना नहीं चाहते? वो जरूर हमारे आने के लिए स्वागत की तैयारी कर रही होंगी। देखो रागिनी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जब ज्यादा खुश होता है ना, तब भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? क्या मतलब है आपकी बातों का? घर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। बस इतना समझ लो कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। तुम एक लंबी नींद से जागी हो, अभी भी वही सोच रही हो जो कुछ तुमने देखा था। बस इतना समझ लो कि बहुत कुछ बदल चुका है। क्या बदल चुका है? क्या कुछ बदलने वाला है? क्या बोल रहे हैं आप? अब मैं क्या बताऊं रागिनी, तुम घर तो चली रही हो ना, खुद ही देख लेना कि कल और आज में क्या फर्क है। खुद देख लेना कि कल और आज में क्या कुछ बदला है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर इंसान को बदलते वक्त के साथ हर समझौते के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए ना। मैं जो कह रहा हूं वो तो सुन लो। हालात ने तुम्हें हमसे छीन लिया और तुम्हें इस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। ये भी एक हालात थे, लेकिन हमने इन हालातों के साथ समझौता किया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि साल, 2 साल, 5 साल, पता नहीं तुम्हें होश आएगा कि नहीं, लेकिन हमने उसके साथ भी समझौता किया। इंसान को हालात के साथ समझौता करना ही पड़ता है रागिनी। आपने कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन बताया कुछ भी नहीं। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे भी नहीं। तुम्हें बताने के लिए क्या है रागिनी, क्योंकि तुमसे कुछ छुपने नहीं वाला। बस अपने आप को संभालने की कोशिश करना, अपने आप पे काबू रखना, और इस बात का ख्याल रखना कि हमारा परिवार सियासत से ताल्लुक रखता है। मां मुख्यमंत्री बनेगी या चुनाव दोबारा होंगे, इन दोनों ही सूरतों में हमें अपनी छवि बचाए रखनी है। पापा नहीं चाहते कि कोई भी हमारी छवि पर उंगली उठाए। तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारा भी फर्ज होना चाहिए। चलो चलते हैं। देखा आपने आदित्य कितनी अच्छी तरह से कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल गया। जी, अब कार्यकर्ता भी तो जानते हैं कि वो आप ही के साथ रहता है। वो उनसे बात कर रहा है, उसे उससे बात करनी चाहिए। वैसे कार्यकर्ताओं को खुश देखकर आपको कैसा लगा? कार्यकर्ता तो बहुत खुश है, इतने जोश में है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ। जाहिर सी बात है मैडम, जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, उन्हें तो खुशी होगी ही। सबका विश्वास आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ये खुशी इसलिए भी है क्योंकि सबकी उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हैं। इनकी उम्मीदें देखकर तो डर लगता है, क्या मैं सबकी उम्मीदें पूरी कर पाऊंगी? सबको अब एक ईमानदार सरकार चाहिए। बस आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिएगा। अगर लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं भी हुई तो भी कोई आपसे शिकायत नहीं करेगा। प्रदीप जी, जरा हॉस्पिटल फोन करके पता कीजिए राजवीर रागिनी को डिस्चार्ज करवा के घर ले गया कि नहीं। जी मैम, हम फोन कर लेते हैं। वैसे आप तो बहुरानी से मिलने हॉस्पिटल गई थी, तो आपने तो उसे सब बता ही दिया होगा। नहीं प्रदीप जी,
मैं उसे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैंने घर छोड़ दिया है। अब मैं वहां नहीं, कहीं और रह रही हूँ। लेकिन मैडम, आपको ये बात उन्हें बता देनी चाहिए। उन्हें अंधेरे में रखने की क्या जरूरत है? इतनी दिनों के बाद तो उसे होश आया है। ये सब कुछ बताकर मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। पता नहीं आज राजवीर उसे डिस्चार्ज करवाने वाला है कि नहीं। अगर उसने रागिनी को ये सब कुछ बता दिया तो कितना दुख होगा उसे। बहुरानी को तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि राजवीर ने उनका अधिकार किसी और को दे दिया। वही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। आज राजवीर रागिनी को घर लेकर आएगा। जब रागिनी सोनाली को देखेगी उस घर में, तो रागिनी पर क्या बीतेगी। अब आप तो उस घर में हैं नहीं, तो उस बारे में सोचकर, उस बारे में परेशान होकर आपको क्या फायदा है? आप फोन कीजिए ना, पता कीजिए। जी मैडम। लल्लन, ये रजनी वर्मा भी कुछ नहीं कर पा रही है। खुली छूट दी हमने उन्हें, लेकिन फिर भी अब तक किसी विधायक के टूटने की कोई खबर ही नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जी, जब वक्त बुरा हो तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। चैन सुकून सब उड़ चुका है। आंखों से नींद उड़ गई है मेरी। 2 दिन से सो नहीं पाया हूं लल्लन। कोई भी कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है कि बलदेव सिंह ने सारे मोहरे पहले से सेट कर रखे हैं। ये है राजनीति। कब कौन पाला बदल दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं समझा नहीं। रजनी जी के बारे में कह रहा था। वो भी तो ख्वाहिशों के आसमान में उड़ा करती हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जिसके अंदर जितनी ख्वाहिशें होती है वो उतना ही ज्यादा करप्ट होता है। और रजनी जी खुद को बनाने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या रजनी बलदेव सिंह से हाथ मिला सकती है? पुराना साथ है हुजूर। दिमाग में कुछ कड़वी यादें होती हैं तो दिल में कुछ मीठी भी यादें होती हैं, जो वक्त पे सिर उठाती है। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हम आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या है ना, पूरे प्रदेश की उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी हैं। अब आप जवाब देने में देर कर रही हैं तो मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। जिंदगी एक भंवर है। आचार्य जी का फोन। देखिए देखिए, उठाइए। क्या कह रहे हैं आचार्य जी? नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार मुख्यमंत्री जी। कैसे हैं आप? कैसा हूं यह आप अच्छी तरह समझ रहे हैं आचार्य जी। ये तो वही बात हो गई कि किसी को धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया जाए और फिर पूछा जाए कि आप कैसे। अब हर बात में कड़वाहट लाना बंद कीजिए। इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके कर्मों का फल होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए वो हर इल्जाम दूसरों के सर थोपना चाहते हैं। अब छोड़िए आचार्य जी, कहिए कैसे फोन किया था आपने? गवर्नर साहब के ऑफिस से एक फैक्स आया है और शायद ये आखिरी फैक्स होगा। ओह, अब आप ही बताइए, गवर्नर साहब को क्या जवाब दूं आपके इस्तीफे के बारे में? आप पार्टी अध्यक्ष हैं आचार्य जी, ये तो आप ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको क्या जवाब देना है। मैं समझ भी रहा हूं और आपको समझा रहा हूं,
कि आप अपना त्याग पत्र गवर्नर साहब के दफ्तर में फौरन पहुंचा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। बेटे, कुछ लोग कुर्सी से ऐसे चिपकते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते, जिन्हें किसी भी गरिमा या सिद्धांत का ख्याल ही नहीं रहता। ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाने के बाद बहुत अफसोस होता है। पापा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसमें उनकी कोई ना कोई रणनीति तो होगी। कोई रणनीति नहीं है बेटे, कोई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। ये सरकार गिर चुकी है और अब इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। पापा, जो कुछ भी है, जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी सरकार नहीं बच सकती तो उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। अरे यही तो रोना है बेटी के कुछ लोग कुर्सी को अपने खानदान की जागीर समझते हैं। जब तक उन्हें धक्के मारकर उस कुर्सी से हटाया ना जाए। और ऐसा ही कुछ अब शंकर प्रसाद के साथ आने वाला है। ये कुर्सी अगर मेरी जागीर नहीं है तो किसी और की भी जागीर नहीं है, और कोई ऐसा है भी नहीं जो इस पे अपना अधिकार जता सके। इस कुर्सी पर फिलहाल मेरा अधिकार है। मुख्यमंत्री जी, आप जिद में हैं। आखिर कब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे? कब तक आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे? नहीं दूंगा मैं इस्तीफा। इस्तीफा देकर मैं अपने हाथ नहीं काटना चाहता लल्लन। तुम पहले लीगल डिपार्टमेंट से बात। क्या बात करूं उनसे? पूछो लीगल डिपार्टमेंट से कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। संविधान इस बारे में क्या कहता है? आखिर कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा कि मैं इस्तीफा ना दूं और सरकार बचाने में कामयाब हो सकूं। आप इस बात की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं कि आखिर आपको इस्तीफा ना देना पड़े, जबकि दूसरी ओर इस बात की गुंजाइश ढूंढी जा रही होगी कि आपको इस्तीफे के लिए कैसे मजबूर किया जाए। मैं जानता हूं लल्लन, मैं अकेला पड़ चुका हूं, लेकिन भी मैं हार नहीं मानूंगा। 15 साल के इंतजार के बाद ये कुर्सी मिली थी मुझे। ऐसा ही होता है मुख्यमंत्री जी। चाहे इस पद तक पहुंचने के लिए आपको 15 साल लग गए होंगे, लेकिन 15 मिनट में ही सरकार गिर जाती है। जो मैंने कहा है वो करो। लीगल डिपार्टमेंट से बात करो और उनसे बात करवाओ। ठीक है, लेकिन जो जनता के बीच रोष और आक्रोश बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जनता के सामने आप अपनी बात रखिए तो, कि क्या सोच के आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ठीक है तो ललन, मुझे जनता के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखूंगा। जी। वैसे आप तो बहुरानी से मिलने हॉस्पिटल गई थी, तो आपने तो उसे सब बता ही दिया होगा। लेकिन मैडम, आपको ये बात उन्हें बता देनी चाहिए। उन्हें अंधेरे में रखने की क्या जरूरत है? बहुरानी को तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि राजवीर ने उनका अधिकार किसी और को दे दिया। नमस्कार। मेघना जी, आइए बैठिए। इस सोच में डूबी हुई है आप? नमस्कार। दरअसल मैडम की बहू रागिनी घर वापस आ गई और उसे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि इन्होंने घर छोड़ दिया है और उसके पीछे से घर में क्या कुछ बदल गया है। ओह, हाँ, निधि कह रही थी हमसे। आंटी जी, घर के जो हालात हैं उन्हें आप यहाँ रहकर बदल भी तो नहीं सकते, और आपको इन सब बातों के लिए इतना सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ शारदा जी, वो क्या है ना, पूरे प्रदेश की उम्मीदें आपसे जुड़ चुकी।
अब आप जवाब देने में देर कर रही हैं तो मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। हाँ याद है प्रदीप जी, वो खुश थी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जब वो घर पहुंचेगी, जब ये सब कुछ देखेगी, तो क्या उसकी खुशी कायम रह पाएगी? जिंदगी हमें भी इस बारे में खबर है और हमने इस बारे में मैडम को बताया भी था। आज अलग अलग रंग दिया जा रहा है मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद। अगर मेरी इन्हीं बातों पर अलग अलग रंग देकर उंगली उठाई जाए तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? देखिए शारदा जी, कई बार देर होने से बात बिगड़ जाती है, और एक बार आप मुख्यमंत्री पद पे आ गए फिर तो लोगों को आपका काम ही देखना है, फिर थोड़ी ना लोग सवाल उठाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ आंटी जी, लेकिन ये जो माहौल बिगाड़ने की बातें की जा रही है ये तो बिल्कुल भी गलत है। आपके प्रति अलग अलग किस्म की बातें की जा रही है ताकि लोगों ने जो आप पर विश्वास दिखाया है वो विश्वास कायम ना रह सके। हम भी मैडम को ये समझा रहे हैं कि जो मैडम को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते उनकी बात कुछ और है, लेकिन जो अपने उनके लिए तो ये खुशी की बात है। जिस रागिनी बहू को लेकर आप इतनी चिंतित थी, उसको भी ये खबर सुनकर कितनी खुशी हुई थी, ये याद है आपको? हाँ याद है प्रदीप जी, वो खुश थी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ जब वो घर पहुंचेगी, जब ये सब कुछ देखेगी, तो क्या उसकी खुशी कायम रह पाएगी? उस घर में रागिनी को संभालने वाला कोई नहीं है, उसे अपने दुखों से खुद ही लड़ना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है, क्या वो अकेली अपने दुखों के साथ लड़ पाएगी? कौन है ये लड़की और इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे इतना करीब आने की? हाँ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं राजवीर। राजवीर तुम्हें क्या जवाब देगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ इस घर में। मैं राजवीर की पत्नी हूँ और इस घर की बहू होने के नाते मैं इस घर में हूँ। कैसे उसे अपने घर की बहू बना लिया, हमारा अधिकार कैसे दे दिया उसे, एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। मैं तो हर पल तुम्हारे ठीक होने की प्रार्थना करती थी। तो फिर आपने समझौता कैसे कर लिया माँ जी? बोलिए ना कैसे कर लिया? आपने भी हमारा विश्वास तोड़ दिया।